नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम सीटीईटी की सीडीपी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ये क्लासेस सीटीईटी, यूटीईटी, यूपीटीईटी और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेंगी। यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े ही हैं। हमारी वेबसाइट उपदेष्टा.com के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इन क्लासेस को आप मॉक की तरह लीजिए और क्वेश्चन को पहले खुद पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश कीजिए। और जब इसी तरह आप सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिए और लास्ट में अपना स्कोर चेक करिए कि कितने आपके आ रहे हैं 30 में से। ठीक है, 30 क्वेश्चन के हमारे ये प्रैक्टिस सेट हैं। तो लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितनी नंबर आई। अगर आपने थ्योरी क्लासेस हमारी पढ़ी हुई हैं तो 25 प्लस ही आपकी नंबर आएंगी। ठीक है, तो इस क्लास को मॉक की तरह लीजिए, खुद से पढ़िए पहले। मैं तो हालांकि आपको बता ही रहा हूँ, एक्सप्लेन भी करूँगा, पर मॉक की तरह लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल्सबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ठीक है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहल्सबर्ग। कोहल्सबर्ग की थ्योरी आपने पढ़ ली होगी, हालांकि आप जाके पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़ा नहीं है। सीडीपी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे। डिस्क्रिप्शन क्या है कि राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल principle of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो क्या इसका राइट आंसर यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास होगा, या सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास होगा, या सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास होगा। तो राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। जो किसके लिए वैलिड है? ऑल ह्यूमैनिटी के लिए वैलिड है, रिगार्डलेस ऑफ लॉ और सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, तो वो सारी मानवता के लिए जो वैध हो और किसी तरह के कानून समझौतों पर ध्यान दिए बिना। जैसे अलग अलग देश हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग उनके कानून होते हैं, अलग अलग उनकी कल्चरल वैल्यूज़ होगी, इन सबको ध्यान दिए बिना ऑल कम्युनिटी के लिए जो वैलिड हो, तो वो क्या है? फिर यूनिवर्सल हो जाएंगी वो चीज़ें जो सबके लिए होंगी। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन इसका राइट आंसर होगा। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, कोहल्सबर्ग की थ्योरी जिन्होंने पढ़ी है, बहुत ही आसान को ये लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो इसका राइट आंसर होगा एबिलिटी टू कंजर्व। ठीक है, सुरक्षित रखने की योग्यता ही इसका राइट आंसर होगा। अगला हम देखते हैं। चलिए, नेट हमारा थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे तो ये स्लाइड हमारी प्रॉपरली ओपन हो जाएगी। Constructivists such as जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है कि एक्विजिशन ऑफ स्किल, या कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, या पैसिव रेपिटेटिव प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि रचनावादी इनको कहते हैं। ठीक है, तो रचनावादी अधिगम को यानी कि लर्निंग को किस रूप में देखेंगे? तो बिल्कुल ये लर्निंग बाय डूइंग की बातें करते थे, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि रचनावादी बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट रहे जिसमें बच्चों की। ठीक है, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्टिंग एंड
presenting stories and clipping from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles in an effective strategy। क्या न्यूज़पेपर से हमने ऐसे पोर्ट्रेट को मैन और वुमेन दोनों को सेलेक्ट किया जो कि क्या है नॉन ट्रेडिशनल रोल इन इफेक्टिव स्टडी, जो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं है। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना, प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को यहाँ पर हटाने की कोशिश की जा रही है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वेज है कि जैसे महिलाएं खाना बनाएंगे पुरुष बाहर काम करें, इस तरह के रोल से हट के जो भी हमने ऐसे क्लिपिंग ली हैं कि जो ट्रेडिशनल रोल के अलावा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 कि इसमें क्या किया जा रहा है, लैंगिक और जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ठीक है, द काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, इसका राइट आंसर होगा कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को काउंटर करने के लिए इस तरह के हम क्लिपिंग को दिखाएंगे बच्चों को। ठीक है, जिसमें कि महिलाएं बाहर जाके काम कर रही होंगी, ऐसे कुछ काम पुरुष घर में काम कर रहे होंगे, इस तरह के नॉन ट्रेडिशनल रोल्स को हमने क्लिपिंग की है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्या मीडिया करता है, बिल्कुल करता है, स्कूल भी करता है, फैमिली, प्राइमरी सोशलाइजेशन हमें फैमिली से होता है, सेकेंडरी स्कूल से। ठीक है, तो नाइबरहुड यानी पास पड़ोस, बिल्कुल, तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। एज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी, हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, 8 टाइप की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया था। एज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, अगर आपने पढ़ी नहीं है तो हावर्ड गार्डनर्स बाय उपदेष्टा लिख दीजिए, या मल्टीपल या इंटेलिजेंस बाय उपदेष्टा लिख के आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, और प्लेलिस्ट बनी हुई है CDP की। ठीक है, एज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बी कैटेगराइज। ये कैरेक्टरिस्टिक नीचे जो दी गई है, ये किस तरह के पर्सन को सूट करती है, ये बातें यहाँ पे हो रही हैं। हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इसमें निम्न प्रकार की विशेषताएं होंगी, वो किस प्रकार की बुद्धि को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दूसरों की मनोदशा को जो अच्छे से समझते हैं, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, एबिलिटी टू डिटेक्ट द रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड, टेम्परामेंट, मोटिवेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ अदर, जो दूसरों के मूड को, टेम्परामेंट को आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बहुत ही आसान है, इसका होगा इंटरपर्सनल यानी कि अंतर वैयक्तिक। नेचुरलिस्टिक कौन होते हैं, जो प्रकृतिवादी होते हैं, जो नेचर की तरफ होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। इन दोनों में से आपको एक लग रहा होगा ना, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, पर इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल यानी कि 2 देशों की बात हो रही है, तो जब 2 व्यक्तियों की बात हो तो इंटरपर्सनल आएगा, जब स्वयं की बात हो रही हो अपने अंदर झांकने की तो इंट्रापर्सनल आएगा। तो 6 का राइट आंसर होगा 3 यानी कि अंतर्वैयक्तिक। ये हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, तो इंग्लिश में आप लोग ध्यान रखिए, इंटरपर्सनल होगा। ठीक है, 2 व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है, इंट्रापर्सनल स्वयं के अंदर की बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन ऑफ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। क्यों हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, बहुत ही आसान है, पर आपको इसको जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 हम देख लेते हैं। टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर्स, ठीक है, लो अचीवर्स, एवरेज एंड हाई अचीवर। क्या हम बच्चों की लेबलिंग करेंगे? तो सबसे पहली बात कि बच्चों की लेबलिंग नहीं करनी है कि ये बच्चा A सेक्शन में जाएगा, दूसरा बच्चा B सेक्शन में जाएगा, या A कैटेगरी का बच्चा है, B कैटेगरी का बच्चा है, इसलिए हम असेसमेंट नहीं करते हैं। लेबलिंग एक नेगेटिव वर्ड है, तो रैंकिंग लेबलिंग नहीं देनी है बच्चों को। ठीक है, इसलिए हम असेसमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, बिल्कुल सही बात है। टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बिल्कुल इसके लिए भी असेसमेंट किया जाता है।
टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों और चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये भी एक रीजन है असेसमेंट करने का। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों सही है। तो ये किस वाले ऑप्शन में है, देखिए आप लोग, ये वाले में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख स्टेटमेंट कौन सा इसमें से। तो हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग। क्या इसका पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम होगा? बिल्कुल नहीं। चाइल्ड सेंटर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर होती है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग नहीं होती है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, और तीसरा है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, और चौथा है बाह्य प्रेरणा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, बिलीव इन द कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट नहीं होगा, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर भी नहीं होगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कि बाह्य मोटिवेशन से ज़्यादा बढ़िया होता है कि बच्चे खुद प्रेरित हों, स्वप्रेरित हों पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। बाकी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये हमने पढ़ा हुआ है। इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट, विकास के वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम पढ़ लेते हैं, टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ। वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं। क्या इसका राइट आंसर ये होगा? विकास में व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है, तो क्या इनमें से जरूरी है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट है वो हमने आंसर करना है। दूसरा हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। क्या इन्वायरमेंट को देखना, यहाँ पे बात की गई थी कि हेरिडिटी को देखने की, यहाँ पे बात की गई है इन्वायरमेंट को देखने की। ठीक है, तीसरा है कि शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, यहाँ पे वो मैचुरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, टू कंसिडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी, यहाँ पे इनहेरिटेड यानी कि हेरिडिटी की बात हो रही है, यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे मैचुरेशन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 4 है टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज इन्वायरमेंट फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारकों उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, बिल्कुल सही बात है। और वुड में ये बात आपको ध्यान भी रखनी है कि वुडवर्थ ने कहा था, ठीक है, कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का दोनों का रोल इसमें होता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसी कारण से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, खैर ये 9 वाला इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत थी भी नहीं, इसमें टाइम टेकिंग था, थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने एक ही बार में पढ़ना है और बहुत सहजता से पढ़ना है, धीरे धीरे समझ के पढ़ना है, राइट आंसर पे क्लिक करना है। 10 को हम पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा गया है अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो पहली क्लास का, पहले दूसरी क्लास इसी को ही हम पढ़ाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट शायद तीसरी क्लास होगी, तो ये तो बहुत आसान है। इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि नहीं पूछा तो ये मतलब राइट आंसर नहीं होगा। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, बिल्कुल ये भी सही है। डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर पीरियड टाइम, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। और यह है कि एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमिन एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित की जा सकती है, बिल्कुल नहीं निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4, क्योंकि हमें नहीं पूछा गया। हम एक तरह से इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, एक तरह से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, पर सटीक नहीं दे सकते हैं कि ऐसा ही होगा। ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते हैं बचपन में ही। ठीक है, 11 को हम देखेंगे, सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स।
व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको पढ़ना है। बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज देन गर्ल। क्या लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं अधिक होती हैं? बॉयज नीड मोर अटेंशन, ठीक है, देन गर्ल्स। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का कारण है। जेंडर बायस हो रहा है, अगर लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो ये क्या है? जेंडर बायसनेस है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। चौथा भी हम पढ़ लेते हैं। बॉयज़ आर ईजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन क्लासरूम। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द एबिलिटी टू कम अप विथ ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन, ठीक है। डाइवर्जेंट सॉल्यूशन की बात हो रही है तो सीधे क्रिएटिव क्या हो जाएगा इसमें? क्रिएटिव लर्निंग हो जाएगी या क्रिएटिव चाइल्ड हो जाएगा। टू अ प्रॉब्लम इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एक समय को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्न में किसकी प्राथमिक विशेषता है? तो इसमें मैंने जैसे बता ही दिया आपको कि अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो क्रिएटिव चिल्ड्रन होगा, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग होती है क्योंकि डाइवर्ज रूप से सोच पा रहा है, अलग अलग तरीके से सोच पा रहा है। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की यहाँ पे बातें हो रही हैं, तो ये होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को मैं डी लिख रहा हूँ, इसको ही हम क्रिएटिव कहते हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स जो सोच पा रहे हैं तो वो क्या होगा? क्रिएटिव ही होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इंस्ट्रक्शनल adaptation should a teacher make while working with the student who are visually challenged? जो बच्चे क्या हैं? दृश्य रूप से बाधित हैं, ऐसे विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए, ठीक है। तो 13 के हम क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखते हैं। स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल। दृश्य रूप से जो बाधित है ना, जो लोग देख नहीं पा रहे हैं, विजुअली चैलेंज्ड पीपुल हैं, तो डिसेबल हैं, स्पष्ट रूप से बोलना और तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। बिल्कुल यही इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन को भी हम पढ़ लेते हैं। यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन देने से क्या होगा? जब वो देख ही नहीं पा रहा है तो कितने रंगीन और कितने विजुअल प्रेजेंटेशन आप बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओरिएंट हरसेल्फ सो दैट द स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोज। कई स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से सीखते। बिल्कुल नहीं, विद्यार्थी उसको ना देखें, उसको देख के क्या होगा? वो थोड़ी सीख पाएगा इस समय। फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटन टास्क स्पेशली वर्कशीट। वो देख नहीं पा रहा है तो वो पढ़ भी कैसे पाएगा, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 13 का ऑप्शन नंबर 1 ही है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। 14 को हम देखते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम एंड पेयर ट्यूटरिंग यानी कि सहपाठी अधिगम इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुड बी एक्टिव प्रमोटेड, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल इसको आगे बढ़ाना चाहिए। शुड बी एक्टिव डिस्करेज नहीं करना चाहिए। शुड बी ओकेजनली यूज, कभी कभी यूज नहीं करना चाहिए। शुड नॉट बी यूज, प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका होगा 14 का 1 लेंगे। 15 को हम पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। समावेशी कक्षा की बात हो रही है, तो निम्नलिखित में कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण? सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा है। हो सकता है कि आपको चारों ही सही लगे या 2 ऑप्शन ज़्यादा सही लगे, पर हमको सबसे अधिक महत्वपूर्ण की बात करनी है। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन होगा या स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होगी, यानी कि एक रूप निर्देशन होगा या मानकीकृत प्रशिक्षण होगा, या प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग यानी प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना होगा, या इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान या विशिष्ट शिक्षा योजना, ठीक है। तो बिल्कुल इसका 15 का 4 है। आगे हम बढ़ेंगे 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर फॉर लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो इसमें जो सही क्या है, सही मिलान करना है आपको, ठीक है। तो आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हियरिंग इम्पायर्ड लर्नर्स, यानी कि जो सुन नहीं पाते हैं, कैन नॉट
कम्प्रीहेंडेड विजुअल इंफॉर्मेशन। जो लोग क्या है सुन नहीं पा रहे हैं वो दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। तो क्यों नहीं समझ सकते हैं? वो समझ सकते हैं। जो सुन नहीं पा रहे पर देख तो रहे ना, तो देखने वाली चीज़ों को समझ सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि गलत होगा। ठीक है, डाई डिसलेक्सिया लर्नर्स लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। पठन जिनमें अक्षमता होती है वो धारावार पढ़ने, ठीक है, वो धारावार तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे और लिखने में उनमें कमी होगी। डिसलेक्सिया की बात हो रही है, तो लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी यही इसका राइट आंसर होगा। अधिगम अक्षमताएं, हम इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज वाली क्लास में हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई थी। 16 का 3 भी हम पढ़ ही लेते हैं। क्रिएटिव लर्नर्स, जो क्रिएटिव लर्नर होते हैं वो हाइपर एक्टिव स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क होते हैं। जो सृजनात्मक अधिगम करता होते हैं वो अति सक्रिय होते हैं। अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे होते हैं, बिल्कुल नहीं। अटेंशन डिफिक्ट लर्नर्स, अवधान कमी अधिक, जो कि ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते हैं। हाई मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2, 16 का 2। ठीक है, 17 को हम पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटीज ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं पूछा गया। जल्दी जल्दी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, कनेक्टिंग न्यू नॉलेज को प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से मिलाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, पर हमको नहीं पूछा गया है तो मतलब ये नहीं होगा। और यहाँ से हम देख लेते हैं। इनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम, ये भी बहुत अच्छी तरीका है कि एक समस्या को अनेक तरीके से सोचने पर विचार करना चाहिए, पर यहाँ पे नहीं पूछा गया तो हम इसको भी कट कर देंगे। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, ठीक है, तो यूज़ ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, तो बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पलों का प्रयोग करना चाहिए। प्रमोटिंग रेपिटेशन एंड रिकॉल, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, यानी कि रोड लर्निंग की बात यहाँ पे हो रही है, तो यही इसका राइट आंसर होगा 17 का 2, बिकॉज हमें पूछा गया है कि नहीं पूछा गया तो इसलिए 17 का 2 होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी टाइम ले लेगा परीक्षा में, तो इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, एक बार में आराम आराम से सहज होके पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी, नॉट पूछा गया है, ऐसे पेपर के नीचे आप टिक कर दीजिएगा पहले ही, ध्यान दे बाद में आपको। नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट, रचनावादी पर्यावरण की यहाँ पे बातें कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस धीरे धीरे हमको पढ़ना है, इसको आराम से समझना है। ऑप्शन नंबर 1 हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटी, बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं, ये तो किए ही जाते हैं, तो मतलब ये भी इसका राइट नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा गया हमको। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं। स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटिवली, बिल्कुल स्टूडेंट सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं। एंड आर गिवन सपोर्ट टू इंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग, और बिल्कुल टास्क करवाए जाते हैं इसमें, तो ये भी सही होगा, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। टीचर्स इलेक्ट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप टू की टॉपिक एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू एलैबोरेट द रिस्ट्रक्चर दियर करंट नॉलेज, बिल्कुल सही है कि शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों अनुभवों को प्राप्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विकसित करने के लिए शिक्षण अधिगम योजना बनाते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। तो हमें गलत पूछा गया तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो बचा लास्ट में 4 ही है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। पढ़ लेते हैं। टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटजी एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। प्रोसेस को नहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण दे रहे हैं। गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं, प्रोसेस को भी इसमें, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन है, ये रचनावादी शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग है, तो इसमें प्रोसेस महत्वपूर्ण ज़्यादा है, तो फीडबैक प्रोसेस पे देना चाहिए। ठीक है, तो 18 का 4 होगा। आगे हम बढ़ेंगे। और टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू सेट डॉट रेदर देन, ये एक शिक्षक को विद्यार्थियों में ये प्रमोट करना चाहिए, को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय इसके। तो 19 का हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है, लर्निंग गोल्स और परफॉर्म गोल्स, बिल्कुल सही है। टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू सेट लर्निंग गोल्स, स्टूडेंट को क्या प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों की, वो अधिगम लक्ष्यों को
एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्रदर्शन लक्ष्य नहीं। देखिए टीचर को ना गोल नहीं देना चाहिए, ये नहीं कि इतने नंबर लाने 90% नंबर लाने, ये बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए। उनको होना चाहिए अधिगम लक्ष्य, अपने लर्निंग गोल्स रखने चाहिए कि हमें ये सीखना है ये सीखना है, ठीक है। तो बहुत आसान था ये 19 का ए, बाकी हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20 को हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, कौन से इसमें इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी के एग्जाम्पल, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। सेटिंग गोल एंड टाइम टेबल्स, मतलब इफेक्टिव लर्निंग के क्या लिए लक्ष्य और समय निर्धारित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कॉन्सेप्ट मैप, बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैपिंग होनी चाहिए और चार्ट बनने चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल, ताकि हम उस हिसाब से आगे बढ़े। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, उदाहरण और गैर उदाहरण के बारे में सोचना, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेनिंग टू पीयर, अपने हम उम्र साथियों को समझाना, ये भी होना चाहिए। सेल्फ क्वेश्चनिंग भी होनी चाहिए। तो इसके सारे ही सारे अच्छे आंसर हैं, सही आंसर हैं। तो इसका होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सब इसमें सही है। तो 20 का 4 राइट आंसर। 21 को हम देख लेंगे। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा, कौन सा इसमें बाह्य अभिप्रेरणा की बात कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई इंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ या करता हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायी है। तो इसका मतलब बाह्य अभिप्रेरणा है उसमें नहीं, ये तो खुद ही प्रेरित है, अंदर से प्रेरित है। ये एक्सट्रिंसिक का नहीं, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का नहीं, बल्कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि अंतःकरण में उसके मोटिवेशन। तो ये बाह्य नहीं, आंतरिक मोटिवेशन की बातें हैं। तो हमें बाह्य मोटिवेशन का बताना, तो ये नहीं होगा। दूसरा हम पढ़ लेते हैं। आई लर्न सो मच वेन आई डू माई होमवर्क, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करता हूँ। तो इसका मतलब वो भी आंतरिक, बाह्य मोटिवेशन तो इसमें कोई दिख नहीं रहा हमको, बाह्य रूप से नहीं मिल रहा है। डूइंग होमवर्क मेक मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, अगर वो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बाह्य रूप से मोटिवेटेड है। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव अस मार्क फॉर ईच असाइनमेंट, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ या करता हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। इसका मतलब बाह्यली, उसके गृह कार्य से कोई मतलब नहीं, उससे मतलब है उन नंबर से जो उसको टीचर देंगे। तो इसका मतलब क्या, वो बाह्य रूप से क्या है, उसका बाह्य मोटिवेशन है, नंबर उसका बाहर से उसको मोटिवेशन दे रहे हैं गृह कार्य करने के लिए, उसको गृह कार्य करने में शायद मजा ना भी आ रहा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ेंगे। इन अ प्राइमरी क्लासरूम और टीचर शुड, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। गिव ओनली एग्जाम्पल, केवल उदाहरण देने चाहिए, बिल्कुल नहीं। गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, परिभाषा ही बताओ उनको, स्टेटमेंट ही, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं। गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, बिल्कुल उदाहरण भी देने चाहिए और गैर उदाहरण भी उनको देने चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में। तो यही मुझे सही लग रहा है। नॉट गिव एनी एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, उदाहरण या गैर उदाहरण तो बिल्कुल नहीं। तो 22 का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। 23 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देंगी। बिल्कुल है, आप लोग इसका आंसर करिए। तो इसका देखेंगे कि एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, बिल्कुल एक्सप्लोरेशन, और जब वो डिस्कशन करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, मीनिंग मेकिंग होगी, अर्थ निर्माण होगा चीज़ों को लेकर। तो इसका यही मुझे सही लगा। ट्रांसमिट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं, मीनिंग मेकिंग का मतलब कि सिर्फ ये मीनिंग देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन की गप्पे मार रहे हैं, सूचना एक दूसरे को दे रहे हैं, क्या इसे मीनिंग मेकिंग होगा, नहीं होगा। इसके अलावा जो तीसरा चौथा पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसका 23 का फर्स्ट ही है कि अन्वेषण एवं परिचर्चा, एक्सप्लोरेशन होगा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन से क्या होगा, मीनिंग मेकिंग होगी बच्चों में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। 24 को हम देख लेंगे। चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकंसेप्शन, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डॉट डॉट डॉट। अब हम देखते हैं आगे इसका। आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण कदम है या नहीं है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए,
और सूचित करता है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में निम्न स्तर की। बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव टर्मिनोलॉजी हैं तीनों, तो नेगेटिव हमको लेना नहीं, हमें पॉजिटिव ही रहना है। तो आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है बच्चों की गलतियां या भ्रांत धारणाएं। जो बच्चों की गलतियां होंगी ना, उस गलती कर करके हम उनको अच्छा बनाएंगे, सिखाएंगे। मिसकंसेप्शन होंगे, हम उनको वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से उनको सही करेंगे। तो हमें नेगेटिव टर्मिनोलॉजी नहीं चुननी है सीडीपी में, पॉजिटिव चुननी है 24 का 1। क्वेश्चन नंबर 25, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, रचनावादी ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। 25 के हम ऑप्शन देख लेंगे। मिनिएचर एडल्ट के रूप में या लघु वयस्क के रूप में बच्चों को देखा जाता है, या कोरी पटिया खाली स्लेट, ठीक है, टबुला राजा और ब्लैंक स्लेट की बच्चा कोरी स्लेट है, हम उसको किसी भी तरीके से क्या कुछ भी ढहा हम उसको सकते हैं, क्या इस तरह से देखा जाएगा, या एक पैसिव बीइंग की तरह कि निष्क्रिय प्राणी की तरह देखा जाता है बच्चों को, क्या प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखा जाएगा। तो बिल्कुल 4 इसका राइट आंसर है कि बच्चा एक समस्या समाधान करने वाला है तथा वैज्ञानिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है। तो बिल्कुल यही पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है और यही इसका राइट आंसर है, 24 का 4 होगा, ठीक है। 26 को हम देखेंगे, अ टीचर्स रोल ऑफ वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लासरूम, जब कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जब बच्चे सहयोगात्मक अधिगम कर रहे होंगे तो उस समय शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन हम इसके देख सकते हैं कि इज टू बी साइलेंट सेपरेटर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट, एक मूक दर्शक की तरह होना चाहिए, बच्चा जो करना चाहता है उन्हें करने देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर, कक्षा को छोड़कर जाना चाहिए, नहीं, और बच्चे स्वयं कार्य करें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, सहयोगात्मक होना चाहिए और प्रत्येक समूह की निगरानी करनी चाहिए, बिल्कुल टीचर की भूमिका यही होनी चाहिए। चौथा भी हम देख लेते हैं, इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज द ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बालक हैं, बिल्कुल नहीं। तो 26 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। 27 को हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली, निम्नलिखित में से कौन सा विकास एवं अधिगम यानी कि डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच के संबंध को करेक्टली बताता है, ठीक है। तो 27 के ऑप्शन को हम देखेंगे, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित और हाईली रिलेटेड है, ठीक है। डेवलपमेंट लर्निंग एंड मैचुरेशन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ और लर्निंग मैचुरेशन एंड ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, पहली क्लास में हमने पढ़ा था। लर्निंग टेक्स प्लेस इरिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, अधिगम विकास का ध्यान दिए बिना घटित होता है, बिल्कुल नहीं। रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 27 का आप एक ही बचा, तो यही सही होगा। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित भी होते हैं और अंतर्निर्भर होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जिस हिसाब से विकास होगा उसी हिसाब से लर्निंग होती जाएगी, और लर्निंग बढ़ेगी तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, एक दोनों इंटर रिलेटेड है। 27 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 28 को हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड, पियाजे की क्लास हमने पढ़ाई हुई है, जिनको नहीं आता है पढ़ सकते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाएगा स्कीमा, स्कीमा इसको कहा जाता है, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो इस चीज़ें आप पियाजे वाली क्लास में जाके पढ़ सकते हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। 29 विद एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन द child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone, which construct does the above statement highlights। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वो अकेली पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये वाली क्लास आपने पढ़ी होगी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पिछली क्लास में हमने इस पर डिस्कशन कर लिया था, वहाँ भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था तो मैंने वहाँ बता दिया था। तो पिछली वाली जिसने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखा होगा वो समझ गया होगा, क्वेश्चन रिपीटेड ही है, बस अलग तरीके से, पर उसी पे पूछा गया है। तो 29 का 1 होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन देखिए ऐसा जोन होते हैं, एक ही जोन होते हैं फिर एक ही जोन होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि यहाँ पे किसी अदर की हेल्प से बच्चे कार्य कर सकते हैं। तो पिछली क्लास आपने देखी होगी तो ये आपको बहुत आसान ही लगा होगा।
जिन्होंने नहीं देखी होगी तो पिछला वाला प्रैक्टिस सेट करके आइए, प्रैक्टिस नंबर 1 दीजिए, फिर 2 दीजिए, फिर तीसरा दीजिए, इस तरह से आगे बढ़िए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरी थॉट। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर लेव वाइगोस्की है तो वो सोशल इंटरेक्शन की बातें करेंगे, सामाजिक पारस्परिक क्रिया की वो बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस पे ही अपनी थ्योरी दी थी। तो 30 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। आज के 30 क्वेश्चन हमने कर लिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा चल रहा है, 1-2 करते हैं, इसी तरह आते रहेंगे लगातार, आपके लिए प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे और अच्छे हम CDP के क्वेश्चन लाएंगे। अदर सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और SST, साइंस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी हम आपके लिए लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्द ही नई क्लासेस भी आपके पास आएंगी, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, एक नया प्लेटफॉर्म है, रिसोर्सेज की हमारे पास अभी कमी है, आप अपनी तरफ से हमें सहयोग कर सकते हैं। किस तरीके से आप हमें सहयोग कर सकते हैं वो आपको पता ही है, आप शेयर कर सकते हैं। जिनको CTT के लिए पढ़ना है उन, और जो भी अदर स्टेट की परीक्षाओं की तैयारी आपके दोस्त जो कर रहे होंगे, उनको आप इस प्लेटफॉर्म को बताइए। अगर आपको अच्छा लगते हैं, क्लासेस अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिस सेट आपके काम आ रही हैं, तो ज़रूर आप बताइएगा उनको इस बारे में। इस नए प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में आपकी भी काफ़ी भूमिका रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपको अगली क्लासेस में।